हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीके एडू चेंज द वे ऑफ लर्निंग पर। दोस्तों कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता और हारा वही जो लड़ा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, आप सभी दोस्तों के लिए 13 जनवरी के ऑल शिफ्ट के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके जीएस या फिर हिंदी में, तो उन सभी क्वेश्चन को आपके सामने लेकर आए हैं। साथ ही साथ में दोस्तों आज के शिफ्ट में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, मैथ में किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, रीजनिंग में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हर एक टॉपिक के बारे में एकदम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं आपसे दोस्तों। और साथ ही साथ में दोस्तों हर एक प्रश्न की विशेष एनालिसिस के साथ में आपके सामने रखने वाले हैं। तो सभी दोस्त आज के इस सेशन को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करेंगे दोस्तों जिनका एसएससी जीडी का एग्जाम है। अगर आपका एग्जाम दोस्तों कहीं फरवरी में लगा है या लास्ट जनवरी में लगा है या फिर दोस्तों 15 जनवरी के बाद भी लगा है, तो आपके लिए यह एनालिसिस बहुत ही दोस्तों कारगर सिद्ध होने वाली है, जिसमें दोस्तों कम समय में हम आपको सारी जानकारी एकदम सटीक और दोस्तों जो क्वेश्चन आए हैं बिल्कुल एकदम जेन्युइन जानकारी देने वाले हैं। तो सभी दोस्त लास्ट तक बने रहेंगे। यहाँ पर दोस्तों प्रश्नों की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। एक बार सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे फटाफट से। सभी दोस्त एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। दोस्तों कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता और हारा वही जो लड़ा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पहला प्रश्न देखेंगे क्या पूछा गया है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों पूछे जा रहे हैं हर एक शिफ्ट में। दोस्तों अगर बात की जाएगी पॉलिटी से, तो पॉलिटी से दोस्तों अनुच्छेद ही पूछे जा रहे हैं। सभी दोस्त इसका विशेष ध्यान रखेंगे। पॉलिटी से दोस्तों विशेषतया क्या पूछे जा रहे हैं, अनुच्छेद ही पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों प्रश्न पूछा गया है अनुच्छेद 21A का संबंध दोस्तों किससे है, तो सभी दोस्त एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अगर बात की जाएगी अनुच्छेद 21 से, तो दोस्तों अनुच्छेद 21A का संबंध दोस्तों शिक्षा का अधिकार। दोस्तों शिक्षा का अधिकार दोस्तों 86वें संविधान संशोधन के तहत दोस्तों सन 2002 में दोस्तों शिक्षा का अधिकार ये दोस्तों किस में जोड़ा गया, 21A में जोड़ा गया, 21 का में जोड़ा गया। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। इसके अंतर्गत दोस्तों क्या है, तो 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए दोस्तों क्या किया गया है, 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। इसे दोस्तों अनुच्छेद 21 में दोस्तों ऐड किया गया है। और अनुच्छेद 21 दोस्तों क्या है, अगर 21 की बात की जाएगी तो अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो इसके अंतर्गत दोस्तों शिक्षा के अधिकार को दोस्तों अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया। और किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। या दोस्तों कब हुआ था, सन 2002 में। कब हुआ था, सन 2002 में। तो ये प्रश्न पूछा गया, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से अगर दोस्तों बात की जाएगी, यहाँ पर साथ में कुछ प्रमुख दोस्तों इंपॉर्टेंट जो अनुच्छेद है उनको भी आप लोग बताएंगे। आर्टिकल दोस्तों 32 का संबंध किससे है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। आर्टिकल 32 का संबंध किससे है, सभी दोस्त बताएंगे। आर्टिकल 17 का संबंध किससे है दोस्तों, ये 2 बार एसएससी जीडी में पूछा जा चुका है दोस्तों, 2 बार पूछा जा चुका है। इसी दोस्तों जो ये परीक्षाएं हो रही है इसमें 2 बार पूछा जा रहा है। अनुच्छेद 17 दोस्तों पूछा जा चुका है और आर्टिकल 18 भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं। सभी दोस्तों को एक बार लाइक और साथ ही साथ में शेयर तथा सब्सक्राइब सभी दोस्तों को करना है। तो यहाँ पर दोस्त अगर बात की जाएगी आर्टिकल 32 दोस्तों, आर्टिकल 32 को दोस्तों कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या कहते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किस आर्टिकल को कहते हैं, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार की अगर बात की जाएगी तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों आर्टिकल 32 को कहते हैं। आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। एक बार सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे। आर्टिकल 17 दोस्तों किससे संबंधित है, तो अस्पृश्यता का अंत। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, अस्पृश्यता का अंत दोस्तों। अगर बात की जाएगी आर्टिकल 18 की दोस्तों, तो आर्टिकल 18 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 18 की अगर बात की जाएगी तो अनुच्छेद 18 के अंतर्गत दोस्तों उपाधियों के अंत। दोस्तों उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद के द्वारा इसका वर्णन किया गया, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 के द्वारा इसका वर्णन किया गया। तो आशा करते हैं सभी दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। एक बार सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न क्या है, यहाँ पर बहुत ही शानदार प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद
राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? बताएंगे सभी दोस्त। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग की अगर बात की जाएगी तो इससे कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 61 दोस्तों ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है अनुच्छेद 61, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं, तो राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए दोस्तों क्या किया जाता है? महाभियोग लगाया जाता है। और किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 61 दोस्तों, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और यह दोस्तों आर्टिकल 56 से 61 तक है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 56 से 61 तक है, इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और दोस्तों अगर बात की जाएगी अनुच्छेद 61A की अगर बात की जाएगी, अगर अनुच्छेद 61A की बात की जाएगी तो इसे दोस्तों अनुच्छेद 61 में दोस्तों क्या उल्लेखित है? संविधान का अतिक्रमण, इसे भी सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों अगर बात की जाएगी राष्ट्रपति से संबंधित बहुत सारे अनुच्छेद दोस्तों पूछे जा रहे हैं, एक बार बताएंगे सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में। राष्ट्रपति से संबंधित दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित दोस्तों कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 54। अनुच्छेद 54 दोस्तों किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के चुनाव से। राष्ट्रपति की योग्यता की अगर बात की जाएगी तो राष्ट्रपति की योग्यता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आर्टिकल 58। अनुच्छेद दोस्तों 58 में राष्ट्रपति की दोस्तों योग्यताओं का वर्णन किया गया है, इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। एक बार सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अनुच्छेदों से दोस्तों प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसके लिए एक बहुत ही शानदार क्लास हम आपके लिए लेकर आएंगे। यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो दोस्तों अगर बात की जाएगी फीफा वर्ल्ड कप 2026 की, दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप 2026, यहाँ पर दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप 2022 से दोस्तों बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। फीफा वर्ल्ड कप से दोस्तों बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हर शिफ्ट में दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो फीफा वर्ल्ड कप के लिए भी दोस्तों एक बहुत ही शानदार क्लास जो है हम आपके लिए बहुत ही जल्द लेकर आने वाले हैं, जिससे जिन सभी दोस्तों का एग्जाम है उन सभी को आसानी से दोस्तों इन सब के बारे में पता चल सके और आप सभी दोस्त अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कहीं ना कहीं कर सके और बेस्ट स्कोर आप लोग करेंगे, क्योंकि आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। सभी दोस्त एनालिसिस करने का एक विशेष फ़ायदा रहता है कि आपको दोस्तों हर दिन बदलने वाला एग्ज़ाम जो पैटर्न है उसके बारे में पता रहता है और जिसकी सहायता से आप लोग अपने बहुत ही बेस्ट तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात की जाएगी फीफा वर्ल्ड कप 2022, दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप 2022 की अगर बात की जाएगी तो एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। फीफा वर्ल्ड कप 2022 दोस्तों इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? बताएंगे। 2026 का आयोजन तो कनाडा मैक्सिको में होगा, लेकिन अगर दोस्तों पूछा जा रहा है 2022 का आयोजन कहां पर हुआ है तो सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो फीफा वर्ल्ड कप दोस्तों 2022 की अगर बात की जाएगी तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे इसका आयोजन दोस्तों कहां पर हुआ है? कतर में। कहां पर? कतर में हुआ है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे फीफा वर्ल्ड कप 2022 का। और 22 दोस्तों इस बार कौन सा दोस्तों इसका सत्र जिसका आयोजन किया गया? तो 2022 में दोस्तों इसका 22वां सत्र था। 2022 में 22वां सत्र था और 2026 में दोस्तों इसका कौन सा सत्र होगा? 23वां सत्र होगा, इसे भी ध्यान रखेंगे। तो आपका सत्र करके भी पूछा जा सकता है कि फीफा वर्ल्ड कप 23वें फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कहां पर होगा, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे कहां पर? दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप 23वें का आयोजन दोस्तों कनाडा मैक्सिको में 2026 में इसका आयोजन होगा, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 2026 में इसका आयोजन होगा। अगर दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप की बात की जा रही है तो दोस्तों ये एक किससे संबंधित खेल है? तो फुटबॉल विश्व कप है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और 2022 में इसमें कितनी टीम ने हिस्सा लिया था? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे इसमें दोस्तों 32 टीमों ने भाग लिया था। अगला दोस्तों अगर बात की जाएगी यह मैच दोस्तों कब से कब तक चला? तो 20 नवंबर से दोस्तों ध्यान रखेंगे
20 नवंबर से 18 दिसंबर तक दोस्तों यह युद्ध चला। अगर बात की जाएगी विजेता की दोस्तों, तो इसमें विजेता कौन सा देश रहा, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे अर्जेंटीना इसमें दोस्तों विजेता रहा। अगर बात की जाएगी इसमें दोस्तों उप विजेता कौन रहा, तो उप विजेता कौन सा देश रहा, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो उप विजेता की अगर बात की जाएगी दोस्तों, तो उप विजेता इस बार दोस्तों फ्रांस रहा है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, फ्रांस रहा है, इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और अगर बात की जाएगी 2022 में इसका स्लोगन क्या है, तो नाउ इज ऑल। ध्यान रखेंगे इसका स्लोगन क्या है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे नाउ इज ऑल इसका स्लोगन है, जो कि कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा जा सकता है। नाउ इज ऑल दोस्तों इसका फीफा वर्ल्ड कप का जो है स्लोगन है। तो आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो एक बार लाइक और शेयर करेंगे दोस्तों, ये प्रश्न आपके बनेंगे, 100% बनेंगे, क्योंकि अब तक दोस्तों हर एक शिफ्ट में दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप से कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा गया है। तो फीफा वर्ल्ड कप दोस्तों इसे ध्यान से देखेंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन दोस्तों आपके शिफ्ट में भी बन सकता है दोस्तों। और दोस्तों आज के इस जो आज के शिफ्ट हुए हैं उसमें दोस्तों टोक्यो ओलंपिक से दोस्तों प्रश्न पूछा गया है। ये दोस्तों कंफर्म नहीं हो पाया दोस्तों क्या प्रश्न है सही से, क्योंकि जो जानकारी मिली है तो ये तो पता चला है कि टोक्यो ओलंपिक से प्रश्न पूछा गया है, लेकिन दोस्तों ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि क्या प्रश्न था। तो टोक्यो ओलंपिक के बारे में भी थोड़ा हम आपसे चर्चा करेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न क्या पूछा गया, तो लीजिए दोस्तों आ गया आपका टोक्यो ओलंपिक। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे टोक्यो ओलंपिक। तो टोक्यो ओलंपिक की अगर बात की जाएगी दोस्तों, तो टोक्यो ओलंपिक दोस्तों इसका आयोजन किस वर्ष हुआ था, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 2021 में टोक्यो ओलंपिक का आयोजन हुआ था। अगर बात की जाएगी इसका, ये किस देश में पड़ता है, जापान में। किस देश में पड़ता है, जापान में पड़ता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर बात की जाएगी इसके शुभंकर की, तो टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर कौन है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे मिराई तोबा। मिराई तोबा दोस्तों इसका शुभंकर है। अगला दोस्तों अगर बात की जाएगी आदर्श वाक्य क्या है, तो आदर्श वाक्य है यूनाइटेड बाय इमोशन। तो अगर बात की जाएगी आदर्श वाक्य क्या है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे यूनाइटेड बाय इमोशन। दोस्तों इसका एक प्रश्न पूछा गया है, तो कहीं ना कहीं चांस है कि अन्य क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे यूनाइटेड बाय इमोशन। अगला इसमें दोस्तों ध्वजवाहक कौन थे, तो उद्घाटन समारोह में मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, जबकि समापन इसका हुआ था तो दोस्तों बजरंग पूनिया दोस्तों जो है इसका ध्वजवाहक था। साथ ही साथ में दोस्तों अगर बात की जाएगी इसमें पहला पदक दोस्तों किसने दिलाया था, टोक्यो ओलंपिक में पहला पदक किसने दिलाया था, सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो टोक्यो ओलंपिक में पहला पदक दोस्तों मीराबाई चानू ने दिलाया था। किसने दिलाया था, मीराबाई चानू ने दोस्तों दिलाया था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे मीराबाई चानू ने पहला पदक दिलाया। अगर दोस्तों बात की जाएगी भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया था, भारत को पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया था, तो इसमें दोस्तों भारत को पहला स्वर्ण पदक अगर गोल्ड मेडल की बात की जाएगी तो दोस्तों नीरज चोपड़ा ने दिलाया था। इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, किसने दिलाया था, नीरज चोपड़ा दोस्तों गोल्ड मेडल दिलाया था, जिसके लिए दोस्तों इन्होंने किस खेल में दिलाया था, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे जेवेलियन थ्रो, भाला फेंक खेल में दोस्तों इन्होंने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। और इन्होंने भाला फेंका कब था दोस्तों, 7 अगस्त 2021 को। इसे ध्यान रखेंगे 7 अगस्त 2021 को दोस्तों इन्होंने भाला फेंका था। और इस पर दोस्तों प्रश्न बनता है, भारत में दोस्तों इनके भाला फेंकने के उपलक्ष्य में दोस्तों इन्होंने जो स्वर्ण पदक जीता, उसी के दोस्तों खुशी में भारत में प्रतिवर्ष दोस्तों अब 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाएगा, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। तो अगर आपसे पूछा जाता है 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाएगा, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। कहते हैं कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी तो है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। जी हां दोस्तों, अगर आपके अंदर जुनून है, उत्साह है, अगर आपके अंदर जोश है अपने माता पिता के सपने को पूरा करने का, अपने सपने को पूरा करने का, तो आज के सेशन में लास्ट तक बने रहेंगे, क्योंकि इसमें दोस्तों उन सभी महत्वपूर्ण बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। और हर एक पॉइंट पर दोस्तों आप विशेष ध्यान देना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके दोस्तों कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। और हम अगले सेट में आपको दिखाएंगे कि मेरा पढ़ाया हुआ ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया। अगला दोस्तों यहां पर टोक्यो ओलंपिक की बात चल रही है, तो टोक्यो ओलंपिक दोस्तों अगर बात की जाएगी
तो नीरज चोपड़ा ने दोस्तों भाला फेंक में जीता था। अगर बात की जाएगी इसमें पहला स्थान दोस्तों किस देश का था, पहले नंबर पर दोस्तों कौन सा देश था, तो पहले नंबर पर दोस्तों इसमें अमेरिका था। कौन था, अमेरिका था, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और अमेरिका की दोस्तों इसमें कुल कितने पदक जीते थे, अमेरिका ने दोस्तों टोटल 113 पदक जीते थे। दूसरा रैंक दोस्तों इसमें किसका था, तो दूसरा रैंक दोस्तों चीन का था। चीन ने दोस्तों 88 पदक जीते थे। साथ ही साथ में दोस्तों भारत की अगर बात की जाएगी तो भारत का इसमें दोस्तों कौन सा स्थान था, 48वां स्थान भारत का था। और भारत ने दोस्तों कुल 7 पदक इसमें जीते थे। कितने, 7 पदक जीते थे, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर दोस्तों अगला पूछा जाएगा, अगला दोस्तों 33वां ओलंपिक कहां पर होगा, 33वां ओलंपिक का आयोजन कहां पर किया जाएगा, तो 2021 में आपका दोस्तों हुआ था, जो ये 2020 वाला हुआ था। अब दोस्तों 33वां ओलंपिक कब होगा, 33वें ओलंपिक की बात की जाएगी तो दोस्तों यह 2024 में होगा, 2024 में। और इसका आयोजन कहां पर होगा, पेरिस में दोस्तों, पेरिस। और पेरिस आपका कहां पर पड़ता है, फ्रांस में पड़ता है। तो ये प्रश्न आप लोग बिल्कुल याद करके रख लीजिए, 33वां दोस्तों ओलंपिक का आयोजन कब और कहां होगा, तो 2024 में पेरिस फ्रांस में इसका आयोजन होगा, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को सही तरीके से पता चल गया होगा। जिस किसी दोस्त का या भाई का आज का पेपर था तो एक बार वो कमेंट सेक्शन में बता देगा कि टोक्यो ओलंपिक से संबंधित क्या प्रश्न पूछा गया था। जो भी पूछा गया होगा दोस्तों, इससे जितना मैंने बता दिया इसी में से कुछ ना कुछ जरूर पूछा गया होगा। चाहे नीरज चोपड़ा के बारे में पूछा गया हो, चाहे दोस्तों ये पूछा गया हो टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या है, आदर्श वाक्य क्या है, ध्वजवाहक क्या है, सब कुछ मैंने आपको दोस्तों बता दिया। अगला जो प्रश्न है दोस्तों देखेंगे ध्यान से, क्या पूछा गया दोस्तों, अगला पूछा गया यहां पर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है। तो दोस्तों जनगणना से कहीं ना कहीं दोस्तों हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है, तो दोस्तों सारा डाटा दोस्तों यहां पर आपको मिल जाएगा। केरल दोस्तों सर्वाधिक साक्षर राज्य है जिसमें 94% टोटल साक्षरता है। पुरुष की अगर बात की जाएगी दोस्तों तो पुरुष दोस्तों 96.11%, महिलाओं की साक्षरता की प्रतिशत कितना है, 84.11%। तो पुरुष का 96.11% और महिलाओं का दोस्तों 84.11%। अगर बात की जाएगी सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे बिहार दोस्तों सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य है। लेकिन अगला दोस्तों अगर बात की जाएगी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 74.04%। ये दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ ही साथ में आप सभी दोस्तों के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। अगर आप ये दोस्तों इसका नोट्स चाहते हैं तो फटाफट से आप सभी दोस्त टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों ठीक इसी तरीके से आपको सारा नोट्स आपको मिलने वाला है हमारे टेलीग्राम चैनल पर। साथ ही साथ में दोस्तों कल आपके लिए 8 बजे दोस्तों जनगणना से संबंधित जो है एक क्लास बहुत ही शानदार हम लेकर आ रहे हैं, जिसमें सभी दोस्त 8 बजे जरूर जुड़ेंगे दोस्तों, क्योंकि हर एक शिफ्ट में आपके 1 से 2 क्वेश्चन दोस्तों जीके जीएस के पार्ट में जनगणना से पूछे जा रहे हैं। और जनगणना के बाद हम आपको फेस्टिवल के बारे में, शास्त्रीय लोक नृत्य के बारे में इसी तरीके से दोस्तों क्रमशः आपको वीडियोस क्लास मिलती रहेगी। साथ ही साथ में नोट्स अगर चाहते हैं तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, हर एक शानदार नोट्स आपको वहीं पर मिलेंगे। अगर दोस्तों आपको कोई विशेष क्लास चाहिए तो उसके लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। तो हर एक क्लास दोस्तों आपके लिए प्रोवाइड करवाई जाएगी यहां से, क्योंकि दोस्तों वीके एडू आपके सपनों को सपोर्ट करता है। अगला दोस्तों प्रश्न क्या पूछा गया यहां पर देखेंगे, युद्ध से संबंधित प्रश्न पूछे गए। दोस्तों ये जानकारी मिली है दोस्तों कि युद्ध से संबंधित युद्ध अभ्यास से संबंधित प्रश्न पूछा गया, लेकिन दोस्तों ये कंफर्म नहीं हो पाया है दोस्तों कि कौन से युद्ध अभ्यास के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ युद्ध अभ्यास हम अपने तरफ से चर्चा करेंगे दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम के लिए कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उन युद्धाभ्यासों के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों आपको पता है तो फटाफट से कमेंट में छाप देंगे। युद्ध अभ्यास से रिलेटेड दोस्तों अभी दोस्तों 10 दिन पहले एक वीडियो डाली है जिसकी लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं मिल जाएगी, तो उसे दोस्तों जरूर देखेंगे। युद्ध अभ्यास दोस्तों अगर आपको बताना है दोस्तों, नौवां खंजर अभ्यास दोस्तों इसका आयोजन किस देशों के बीच में हुआ है बताएंगे। नौवां खंजर अभ्यास दोस्तों भारत और किस देश के मध्य में हुआ, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो खंजर अभ्यास दोस्तों भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ, भारत और किर्गिस्तान के मध्य हुआ। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे भारत और किर्गिस्तान के मध्य
दोस्तों यह युद्ध हुआ, और यह दोस्तों एक थल सेना का युद्ध है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता स्लाइनेक्स 9, ध्यान रखेंगे स्लाइनेक्स 9 एक्सरसाइज दोस्तों 2022 में किस देश के मध्य हुई? तो स्लाइनेक्स 9 अभ्यास दोस्तों भारत और लंका के मध्य में हुई है। भारत और श्रीलंका के मध्य में दोस्तों स्लाइनेक्स हुई है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अभी दोस्तों हाल ही में सी गार्जियन एक्सरसाइज हुई है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे सी गार्जियन एक्सरसाइज भारत और किस देश के बीच में हुई है। तो सी गार्जियन एक्सरसाइज की अगर बात की जाएगी तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे सी गार्जियन एक्सरसाइज दोस्तों चीन और पाकिस्तान के मध्य हुई। किसके मध्य में? चीन और पाकिस्तान के मध्य में। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे कौन सी एक्सरसाइज हुई? सी गार्जियन एक्सरसाइज। अगला दोस्तों अगर बात की जाएगी कमेंट सेक्शन में छाप देंगे काकाडू अभ्यास। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में आयोजित हुआ काकाडू अभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। किन देशों के बीच में हुआ? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में काकाडू अभ्यास। यह दोस्तों नौसेना का अभ्यास है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया। अगला दोस्तों अगर बात की जाएगी एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे 29वां दोस्तों सिम्बैक्स एक्स एक्सरसाइज किन देशों के मध्य में हुई है? सिम्बैक्स दोस्तों एक्स 2022 एक्सरसाइज दोस्तों किन देशों के बीच में हुई है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे भारत और सिंगापुर के बीच में होने वाला नौसेना का अभ्यास है, और इसका आयोजन दोस्तों कहां पर किया गया? विशाखापट्टनम में किया गया। तो ये दोस्तों कुछ प्रमुख युद्ध अभ्यास है। युद्ध अभ्यास से दोस्तों अब ये अभी तक दोस्तों जितने सारे वो करवाए इसमें से ये दोस्तों पहला प्रश्न जो है युद्ध अभ्यास से कहीं ना कहीं देखने को मिला है, आगे भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों वो वाला सेशन बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। अगला दोस्तों यहां पर देखेंगे, देखो पंचवर्षीय योजना से हमने बताया हर एक शिफ्ट में दोस्तों कहीं ना कहीं 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो कल दोस्तों आपके लिए एकदम शानदार दोस्तों एसएससी जीडी के सभी स्टूडेंट के लिए तथा अन्य एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले सभी भाइयों के लिए दोस्तों हम लेकर आने वाले पंचवर्षीय योजना से संबंधित क्लास, जिसमें दोस्तों आपको 8 बजे मिलने वाली है। तो 8 बजे सभी दोस्त जुड़ेंगे और अपनी बेस्ट तैयारी करेंगे पंचवर्षीय योजना दोस्तों। उसके बाद आपको कहीं अलग से पढ़ने की कुछ भी जरूरत नहीं, सारा का सारा दोस्तों वहीं से आपको मिल जाएगा। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे पंचवर्षीय योजना। तो यहाँ पर पूछा गया दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य रहा है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या रहा है, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रहा है दोस्तों निर्धनता का उन्मूलन करना दोस्तों, गरीबी दूर करना और साथ ही साथ में आत्मनिर्भरता। अगर बात की जाएगी 5वीं पंचवर्षीय योजना तो यह दोस्तों कब से कब तक चली? 1974 से दोस्तों यहाँ पर 78 हो गया दोस्तों, 5 साल तक चली थी। यहाँ पर ध्यान रखेंगे 79, ठीक है 1979। दोस्तों पंचवर्षीय योजना की अगर बात की जाएगी तो एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब से हुई? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की अगर बात की जाएगी तो 1 अप्रैल, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 1 अप्रैल 1951 से दोस्तों पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी। 1951 से दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है स्टार्ट हुई थी, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और पंचवर्षीय योजना दोस्तों किसके आधार पर कार्य करती है, किनके उस पर? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे आर्थिक नियोजन दोस्तों, इसका वर्णन दोस्तों इसके अंतर्गत आर्थिक नियोजन का वर्णन सर एम विश्वेश्वरैया के द्वारा किया गया था। इनकी पुस्तक थी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ध्यान रखेंगे प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। इसके अंतर्गत दोस्तों आर्थिक नियोजन के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया था और इसी के आधार पर दोस्तों योजना आयोग की स्थापना की गई और उसी के अंतर्गत दोस्तों पंचवर्षीय योजनाएं आई हैं। तो पंचवर्षीय योजनाओं के लिए दोस्तों कल वाले सेशन में 8 बजे जुड़ना सभी दोस्त बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ पर दोस्तों एक दोस्तों लोकेशन से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है, ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे ईडन गार्डन स्टेडियम कलकत्ता में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कलकत्ता में। अगला दोस्तों प्रश्न क्या पूछा गया, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? सभी दोस्त देखेंगे कमल का पर्यायवाची पूछा गया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों ये हिंदी का क्वेश्चन है, आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। हिंदी भी दोस्तों जो भी क्वेश्चन मिले हैं वो भी हम आपके लिए लेकर आए। साथ ही साथ में दोस्तों लास्ट में हम आपको बताने वाले हैं रीजनिंग और मैथ में दोस्तों कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हर पूरा जो निचोड़ है उसका एनालिसिस दोस्तों लास्ट में करेंगे, तो लास्ट तक आप सभी दोस्त जरूर बने रहेंगे।
यहाँ पर दोस्तों अगर बात की जाएगी कमल का पर्यायवाची, तो सभी दोस्त इसे ध्यान रखेंगे, इसी में से कुछ ना कुछ आपका पूछा गया होगा। विकल्प में दोस्तों एक ही सही होता है। तो कमल का पर्यायवाची राजीव, सरोज, पंकज, जलज और नीरज। ध्यान रखेंगे, राजीव, सरोज, पंकज, जलज और नीरज। अगला दोस्तों प्रश्न क्या पूछा गया, यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है कोशिका में क्या उपस्थित नहीं होता है। कोशिका में क्या उपस्थित नहीं होता है। तो दोस्तों कोशिका से संबंधित प्रश्न ये पहला पूछा गया है। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। और कोशिका के अंतर्गत दोस्तों कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली और दोस्तों माइट्रोकांडिया और आपका दोस्तों सेल्यूलोज पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्या उपस्थित नहीं होता, ये दोस्तों ऑप्शन से ही क्लियर हो पाएगा। विदाउट ऑप्शन इसे क्लियर हम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों बात की जाएगी, थोड़ी और चर्चा कर लेंगे माइट्रोकॉन्ड्रिया। दोस्तों माइट्रोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया को दोस्तों ऊर्जा का घर कहते हैं। ऊर्जा का घर, प्रकाश के ऊर्जा का घर किसे कहते हैं, माइट्रोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्या कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा घर। तो सभी दोस्त इंग्लिश में इसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल दोस्तों किसे कहा जाता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया। और इसमें दोस्तों एटीपी का निर्माण होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों यहां पर पूछा गया है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, सोडियम को किसमें रखा जाता है। दोस्तों ये प्रश्न आपका पूछा गया है, आज के ही दोस्तों शिफ्ट में पूछा गया है। सोडियम दोस्तों किसमें रखा जाता है। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, सोडियम को किसमें रखा जाता है, कैरोसिन में दोस्तों सोडियम को रखा जाता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। सोडियम का दोस्तों अगर बात की जाएगी सूत्र क्या होता है, Na। अगर दोस्तों बात की जाएगी साधारण नमक की दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में छाप देंगे साधारण नमक का सूत्र क्या होता है। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, साधारण नमक की अगर बात की जाएगी तो साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl। क्या होता है, NaCl दोस्तों साधारण नमक का सूत्र होता है। अगला प्रश्न क्या सभी दोस्त देखेंगे, यहाँ पर दोस्तों आज बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। पूछा गया है दोस्तों पत्नी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, बताएंगे दोस्तों पत्नी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, पत्नी का पर्यायवाची। अब पत्नी का पूछ लिया गया तो पढ़ाना तो पड़ेगा ही। प्रिया, जोरू, घरवाली, गृहिणी, भार्या, दारा, प्रिय, वामा, धरनी और दोस्तों कांता। तो यहाँ पर दोस्तों ये पत्नी के पर्यायवाची है, प्रिया, जोरू, घरवाली, गृहिणी, भार्या, दारा, तीय, वामा, धरनी और कांता। तो इसी में से कहीं ना कहीं कोई ऑप्शन रहा होगा। सिर दर्द तो ऑप्शन में हो नहीं सकता, क्योंकि पत्नी कहाँ सिर दर्द हो सकती है। दोस्तों एक वो याद आ गया मुझे, मतलब आपको थोड़ा सा अलग लेकर चलते हैं। पढ़ते पढ़ते आप लोग जब बोर हो जाते हैं दोस्तों, एक क्लास में मैडम ने पूछा कि पत्नी की परिभाषा क्या होती है, पत्नी क्या होती है। तो चिंटू बोला कि मैडम पत्नी वो शक्ति है जो करेला खाने पर भी अगर देख ले घूरती है तो उसमें पनीर का स्वाद आने लगता है। तो कुछ इस तरीके से पत्नी को उसने परिभाषित किया है। तो दोस्तों यहाँ पर जोक नहीं चल रहा है। लोग सोच रहे होंगे कि शादी नहीं हुई है तो आप कुछ भी बोल लीजिए। तो दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पर पत्नी को हम सिरदर्द नहीं कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये पर्यायवाची है, इन्हें ही आप याद करिए। ठीक है, आगे दोस्तों बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न क्या है, यहाँ पर पूछा गया हिंदी से रिलेटेड ही है दोस्तों। हिंदी में दोस्तों बिंदी लगाना तो हम ही सिखाएंगे आपको। लिखा हुआ है जो ऊपर चढ़ता हो उसे क्या कहते हैं। जो ऊपर चढ़ता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं, जो ऊपर चढ़ता है उसे कहते हैं ऊर्ध्वगामी। क्या कहते हैं, जो ऊपर चढ़ता है उसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वगामी। अगला दोस्तों इसी तरीके से आपका पूछा गया जिसमें शक्ति ना हो। तो दोस्तों ये पूछा गया जिसमें शक्ति ना हो उसे क्या कहा जाता है, अशक्त या फिर दोस्तों निर्बल। क्या कहा जाता है, जिसमें शक्ति ना हो उसे क्या कहा जाता है, अशक्त या फिर दोस्तों निर्बल कहा जाता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, अशक्त या फिर निर्बल। तो ये दोस्तों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। इसे दोस्तों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी कह सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये दोस्तों। इतिहास का क्वेश्चन, कहीं ना कहीं आधुनिक ये आपका जो है इतिहास का क्वेश्चन है। सभी दोस्त यहाँ पर देखेंगे, अंग्रेजों ने किस अधिनियम के तहत दोस्तों भारतीयों को हथियार दिया था। तो बताएंगे अंग्रेजों ने किस अधिनियम के तहत भारतीयों को अधिकार दिया था। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 के तहत दोस्तों भारतीयों को अंग्रेजों ने हथियार दिया था। और उस समय दोस्तों वायसराय कौन था, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, उस समय वायसराय था लॉर्ड लिटन। कौन था, लॉर्ड लिटन। इसे भी ध्यान रखेंगे।
अगला दोस्तों यहाँ पर प्रश्न पूछा गया, सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे, बहुत ही शानदार दोस्तों क्वेश्चन है। सोनल मानसिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है दोस्तों? सोनल मानसिंह का संबंध दोस्तों किस नृत्य से है, किस शास्त्रीय नृत्य से है? दोस्तों शास्त्रीय नृत्य से भी कहीं ना कहीं दोस्तों प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो सोनल मानसिंह का संबंध दोस्तों ओडिसी से है, और ओडिशा दोस्तों कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ओडिसी दोस्तों ओडिशा का ही शास्त्रीय नृत्य है। सोनल मानसिंह का संबंध ओडिसी से है। अन्य कौन कौन से कलाकार हैं दोस्तों जिनका संबंध ओडिसी से है? तो इसे भी याद रखेंगे, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, प्रोतिमा देवी, प्रोतिमा देवी का संबंध किससे है? ओडिशा से है। अगला दोस्तों अगर बात की जाएगी, संयुक्ता पाणिग्रही का संबंध किससे है? संयुक्ता पाणिग्रही, ध्यान रखेंगे, संयुक्ता पाणिग्रही। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, संयुक्ता पाणिग्रही का संबंध भी दोस्तों किससे है? ओडिसी से है। और दोस्तों माधवी मुदगल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है, आपके एग्जाम में दोस्तों कहीं ना कहीं छप सकता है। माधवी मुदगल दोस्तों कई बार एसएससी के द्वारा पूछा गया है, इसे दोस्तों बिल्कुल स्टार लगा के रख लीजिए, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकता है किसी भी दोस्तों शिफ्ट में, या फिर दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत बार पूछा जा चुका, इसलिए आपको बता रहे हैं। माधवी मुदगल का संबंध दोस्तों किससे है? ओडिसी से है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों कुछ अन्य शास्त्रीय नृत्य है जिनके कलाकारों को हम लोग देखेंगे दोस्तों, क्योंकि कलाकार से दोस्तों अगर एक प्रश्न बना है मतलब एसएससी आगे पूछेगा जरूर, क्योंकि एसएससी की आदत है जिसके पीछे पड़ जाता है तो उसके बिल्कुल पूछ पूछ के बिल्कुल पूरा उसी तरीके से पूरा जब तक उसके पास कोई चारा नहीं रह जाता तब तक दोस्तों एसएससी पूछता ही रहता है। जैसे कि दोस्तों पंचवर्षीय पर धावा बोला एसएससी ने, अब पंचवर्षीय हर शिफ्ट में दोस्तों आ रहे हैं, 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 3-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, 1-1 क्वेश्चन आ रहे हैं। कोई भी शिफ्ट नहीं बची जिसमें पंचवर्षीय नहीं पूछा गया, कोई भी शिफ्ट नहीं बची दोस्तों जिसमें अनुच्छेद नहीं पूछा गया हो, कोई भी दोस्तों शिफ्ट नहीं बची हुई है, पेपर हो रहे हैं उसमें फीफा वर्ल्ड दोस्तों पूछा जा रहा है, कोई भी दोस्तों शिफ्ट नहीं बच रही है जिसमें दोस्तों क्या नहीं पूछा जा रहा है, जिसमें दोस्तों इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं, युद्ध अभ्यास से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आ रहे, नियुक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आ रहे, सब में दोस्तों पूछा जा रहा है। तो इससे दोस्तों एनालिटिक्स देखने से हमारा दोस्तों माइंड मैप बनता है कि कैसे दोस्तों एसएससी घुमा रहा है क्वेश्चनों को, कैसे पूछ रहा है। क्वेश्चन सेम तो भले ही आपको नहीं मिले लेकिन उससे रिलेटेड आपको जरूर मिलेंगे, ये हमारा वादा है। और दोस्तों कल आपका शिफ्ट होगा तो कल फिर वादा कर रहे हैं, कल फिर पंचवर्षीय आएगा दोस्तों, ये मैं पहले से ही कह रहा हूं, कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। अनुच्छेद दोस्तों कल पूछे जाएंगे किसी ना किसी शिफ्ट में दोस्तों, पर्व महोत्सव दोस्तों पूछे ही जा रहे हैं, ठीक है। तो इन सभी पर बहुत विशेष फोकस करेंगे और दोस्तों आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सिलेक्शन लेना है, एक एक नंबर दोस्तों आपका बहुत ही मैटर करता है आपके एग्जाम में आगे बढ़ने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं जिनको हम लोग समझेंगे। कथक दोस्तों बताएंगे, कथक के दोस्तों कौन कौन से कलाकार हैं। तो कथक में मैंने आपको बताया था जिसके लास्ट में दोस्तों क्या है, महाराज। और कथक दोस्तों उत्तर भारत से संबंधित शास्त्रीय नृत्य है। इसमें दोस्तों आपके कौन हो जाएंगे, बिरजू महाराज। ध्यान से देखेंगे, बिरजू महाराज का संबंध किससे है, कथक से है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिरजू महाराज का दोस्तों अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। इनका संबंध दोस्तों किस घराने से है, तो लखनऊ घराने से संबंधित है बिरजू महाराज, ध्यान रखेंगे, लखनऊ घराने से संबंधित है। अगला दोस्तों पंडित लच्छू महाराज, ध्यान रखेंगे, पंडित लच्छू महाराज का संबंध भी दोस्तों किससे है, कथक से है। अगला दोस्तों अगर बात की जाएगी सितारा देवी दोस्तों, एक दोस्तों सितारा देवी है, इनका संबंध भी दोस्तों किससे है, सितारा देवी का संबंध भी दोस्तों कथक से है। और दोस्तों गोपी कृष्ण का संबंध भी दोस्तों कथक से है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों भरतनाट्यम से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, भरतनाट्यम के कलाकारों को, क्योंकि दोस्तों भरतनाट्यम दोस्तों एक बढ़िया नृत्य शैली है जो कि दोस्तों भारत के सभी क्षेत्रों में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा प्रचलित, साथ ही साथ में बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय इसे माना गया है भरतनाट्यम दोस्तों। भरतनाट्यम की अगर कलाकारों की बात की जाएगी तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे यामिनी कृष्णमूर्ति। ये दोस्तों प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों, यामिनी कृष्णमूर्ति, जैसा कि हमने आपको कहीं ना कहीं सेट में कराया होगा, आप उसे देख सकते हैं। और मैंने इनके बारे में बताया था, यामिनी कृष्णमूर्ति, बैजंती माला दोस्तों, रुक्मणी, हेमा मालिनी, तो ये सब दोस्तों किसकी हैं, तो इनके बारे में बता चुके हैं दोस्तों, तो इसे ध्यान रखेंगे। यामिनी कृष्णमूर्ति, बैजंती माला दोस्तों, रुक्मणी, साथ ही साथ में अगर बात की जाएगी दोस्तों सोनल मानसिंह दोस्तों, कौन, सोनल मानसिंह दोस्तों, इन सब का संबंध किससे है, सोनल मानसिंह दोस्तों, इन सब का संबंध दोस्तों किससे, भरतनाट्यम से। यहाँ पर दोस्तों सोनल मानसिंह का संबंध ओडिसी से भी है और भरतनाट्यम से भी है, इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे।
चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। इसके साथ में दोस्तों हम आपके लिए कुछ शास्त्रीय नृत्य के बारे में एकदम डिटेल से एक सेशन लाने वाले हैं। सभी दोस्त हमारे साथ में बने रहेंगे। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि दोस्तों आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम अपने हर एक सेशन में दोस्तों एक विशेष जान डालते हैं, जो कि आपके दोस्तों ब्रेन में हर चीज़ दोस्तों जाने के लिए हम ऐसा कुछ करते हैं, इफेक्ट्स डालते हैं दोस्तों हर एक बात में, कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, मेरी भाषा समझ में आ जाए, कैसे हम आप तक बहुत अच्छे से डिलीवर करके हर चीज़ दोस्तों एक ही बार में आपके दिमाग में शिफ्ट कर सकें। जगह नहीं है फिर भी हम जगह बना के दोस्तों आपके दिमाग में सेट करेंगे फटाफट से दोस्तों, अच्छे तरीके से सीखने के लिए, साथ ही साथ में अपने एग्जाम में दोस्तों बेस्ट स्कोर करने के लिए ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ दोस्तों सिर्फ उनका ही दोस्तों सपोर्ट और दोस्तों उनके लिए ही दोस्तों एजुकेशन है, जो वाकई में दोस्तों जिनके अंदर जुनून है, उत्साह है, जोश है अपने लक्ष्य के लिए, अपने माता पिता के सपने के लिए, सिर्फ उनके लिए दोस्तों यहाँ पर एजुकेशन होता है। अगर दोस्तों आप सबके अंदर ये कुछ नहीं है तो आप दोस्तों इसे छोड़ सकते हैं। और दोस्तों क्योंकि बिना लक्ष्य के इंसान का कोई भी दोस्तों क्या फ्यूचर नहीं हो सकता, क्योंकि बिना लक्ष्य, निर्धारित लक्ष्य वाला इंसान बिल्कुल ठीक उसी तरीके से होता है जिस तरीके से दोस्तों एक घोड़ा जो कि दौड़ता हुआ जा रहा है और उसे पता ही नहीं उसे कहाँ जाना है। तो ऐसे जीने से क्या फ़ायदा। अपना लक्ष्य बनाइए। 2023 में दोस्तों आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपको दोस्तों अपने सपनों को साकार करना, अपने माता पिता के उस मेहनत को देखते हुए आगे बढ़कर सिलेक्शन लेना है। तो चलिए दोस्तों इसमें पूछा गया संविधान के न्यायपालिका को किस देश के स्रोत से लिया गया है। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे यूएसए। कहाँ से लिया गया है तो न्यायपालिका को किस देश से लिया गया है आपसे पूछा गया है। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे न्यायपालिका को दोस्तों कहाँ से लिया गया है यूएसए से। तो यहाँ पर दोस्तों स्रोत से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, तो फटाफट से आप लोग आपसे पूछेंगे, आप लोग बताएंगे फटाफट से कि कौन कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों प्रस्तावना कहाँ से ली गई है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। संविधान की प्रस्तावना किस देश के स्रोत से ली गई है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे सभी दोस्त। साथ ही साथ में दोस्तों आपको बताना है मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए। सबसे ज़्यादा दोस्तों एसएससी के द्वारा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्य दोस्तों किस देश के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न जो कि बहुत बार पूछा गया है, नीति निदेशक तत्व बताएंगे। नीति निदेशक तत्व दोस्तों संविधान के किस देश के संविधान से लिया गया है, इसे कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ में दोस्तों समवर्ती सूची कमेंट सेक्शन में छाप देंगे इन सभी के बारे में एक बार जितने सारे दोस्त जुड़े हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर बात की जाएगी प्रस्तावना की, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे प्रस्तावना को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों अगर बात की जाएगी प्रस्तावना की दोस्तों, तो प्रस्तावना दोस्तों कहां से लिया गया है। प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना दोस्तों यूएसए यानी कि अमेरिका से लिया गया, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका दोस्तों क्या लिया गया है प्रस्तावना। दोस्तों प्रस्तावना के साथ ही साथ में मौलिक अधिकार भी दोस्तों कहां से लिए गए, मौलिक अधिकार भी दोस्तों कहां से लिए गए अमेरिका से लिए गए। साथ ही साथ में दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग, मैंने दोस्तों आपको बताया था राष्ट्रपति पर महाभियोग, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। आज ही के सेशन में बताया गया आपको दोस्तों यह प्रश्न है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग तो ये दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। आज ही के सेशन में आप सभी दोस्तों ने देखा है तो एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। मौलिक कर्तव्य की अगर बात की जाएगी फंडामेंटल ड्यूटी, तो दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटी हमने बताया था अगर आप ड्यूटी नहीं करेंगे तो आपकी पत्नी दोस्तों रूस जाएंगी, ध्यान रखेंगे। तो आपको नहीं रूसना है, आपको भैया ड्यूटी जाना है। बिना ड्यूटी भैया घर वाले भैया नहीं छोड़ेंगे तुमको, तो इसलिए ड्यूटी जाना बहुत ही जरूरी, वरना सब रूस जाएंगे। तो मौलिक कर्तव्य की अगर बात की जाएगी फंडामेंटल ड्यूटी, तो ड्यूटी जहां पर आएगी और आप करेंगे नहीं तो घर वाले और आपकी पत्नी रूस जाएगी, इसे ध्यान रखेंगे। नीति निदेशक तत्व की अगर बात की जाएगी तो नीति निदेशक तत्व दोस्तों कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए। कहां से, आयरलैंड से दोस्तों नीति निदेशक तत्व लिए गए। समवर्ती सूची दोस्तों कई बार आपके एसएससी के एग्जाम में कहीं ना कहीं दोस्तों पूछा गया, विभिन्न एग्जामों में पूछा जा चुका है। और यहां पर समवर्ती सूची दोस्तों कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अगला जो प्रश्न है दोस्तों उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, फटाफट से सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे। यहां पर दोस्तों पूछा गया है सरस्वती पूजा कहां पर सबसे पहले की जाती है। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे सरस्वती पूजन दोस्तों पश्चिम बंगाल में की जाती है। और सरस्वती जी का
जन्म दिवस के रूप में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। सरस्वती जी के दोस्तों जन्म दिवस के रूप में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। इसे दोस्तों किस नाम से जानते हैं, बसंत पंचमी। दोस्तों बसंत पंचमी को दोस्तों सरस्वती जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाने वाला पर्व है। पूरे दोस्तों भारतवर्ष में सरस्वती जी के जन्म दिवस के रूप में दोस्तों बसंत पंचमी पर्व को मनाया जाता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न पूछा गया है, शुंग वंश का प्रथम शासक कौन था, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। शुंग वंश का दोस्तों बताना है आपको, शुंग वंश का प्रथम शासक कौन था, फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो शुंग वंश की अगर बात की जाएगी तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, शुंग वंश का प्रथम शासक कौन था, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे शुंग वंश का प्रथम शासक दोस्तों था पुष्यमित्र शुंग। ध्यान रखेंगे नाम पुष्यमित्र शुंग दोस्तों शुंग वंश का संस्थापक था। दोस्तों शुंग वंश की स्थापना दोस्तों इसने कब की थी, तो शुंग वंश की स्थापना दोस्तों इसने 184 ईसा पूर्व में की थी। 184 ईसा पूर्व में दोस्तों इसने शुंग वंश की स्थापना की थी। और ये दोस्तों क्या था, ब्राह्मण था। और साथ ही साथ में दोस्तों इसके समय में कौन सा धर्म था, अगर आपसे पूछा जाता है तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे भागवत धर्म था, भागवत धर्म था, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और इन्होंने शुंग ने दोस्तों कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए, तो इसे भी ध्यान रखेंगे 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। 2 अश्वमेध यज्ञ दोस्तों किसने करवाए, शुंग ने दोस्तों कराए, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और दोस्तों शुंग ने दोस्तों अंतिम मौर्य शासक को की हत्या की थी, सभी दोस्त ध्यान रखें किसकी हत्या की थी, अंतिम मौर्य शासक। मौर्य वंश के बाद दोस्तों कौन सा आया था, शुंग वंश। अंतिम मौर्य शासक की पुष्यमित्र शुंग ने हत्या की थी। और पुष्यमित्र शुंग की हत्या दोस्तों अंतिम मौर्य शासक कौन था, जिसका नाम था दोस्तों बृहदर्थ। अगर आपसे पूछा जाता अंतिम दोस्तों मौर्य शासक कौन था, तो अंतिम मौर्य शासक बृहदर्थ, जिसकी हत्या दोस्तों पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में की थी। और फिर दोस्तों इन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी। अगला दोस्तों प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, फटाफट से सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे। यहां पर दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। यहां पर सभी दोस्त एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे फटाफट से, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की अगर बात की जाएगी तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दोस्तों 28 जनवरी 1950 को की गई थी। कब की गई थी, 28 जनवरी 1950 को दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगर आपसे पूछा जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के, बताएंगे सभी दोस्त सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की अगर बात की जाएगी मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो इनका नाम दोस्तों है हीरालाल जे कानिया। क्या नाम है, हीरालाल जे कानिया दोस्तों इसके मुख्य न्यायाधीश है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर बात की जाएगी सर्वोच्च न्यायालय में दोस्तों कितने न्यायाधीश टोटल होते हैं, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 1 + 3 3। एक दोस्तों मुख्य होता है, एक मुख्य होता है और 33 दोस्तों न्यायाधीश होते हैं। एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 33 न्यायाधीश होते हैं, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर बात की जाएगी दोस्तों न्यायाधीशों की नियुक्ति की, तो न्यायाधीशों की नियुक्ति दोस्तों किस अनुच्छेद के द्वारा की जाती है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे 1 2 का 4। अब 4 2 का 1 आप लोग मत करना, ठीक है। 1 2 का 4 दोस्तों न्यायाधीशों की नियुक्ति, ध्यान रखेंगे 1 2 का 4 न्यायाधीशों की नियुक्ति, 1 2 का 4 न्यायाधीशों की नियुक्ति, ऐसे याद करेंगे हमारे साथ में दोस्तों गा गा कर, ठीक है। वर्तमान समय में दोस्तों कौन न्यायाधीश हैं, तो वर्तमान समय में दोस्तों 50वें मुख्य न्यायाधीश है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। नाम याद रखेंगे धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ दोस्तों वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, जिनकी नियुक्ति दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों नवंबर 2022 में हुई है, ठीक है। तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ दोस्तों कौन है, वर्तमान समय में 50वें दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। न्यायाधीशों के दोस्तों अगर बात की जाएगी नियुक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा होती है, तो 1 2 का 4 न्यायाधीशों की नियुक्ति। टोटल कितने न्यायाधीश होते हैं 1 3 1, ठीक है। 1 एक मुख्य न्यायाधीश और 33 दोस्तों न्यायाधीश। आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों अगर बात की जाएगी यहाँ पर न्यायाधीशों के लिए दोस्तों इनका दोस्तों कार्यकाल कितना होता है, तो इनका दोस्तों 65 वर्ष इनकी क्या होती है, 65 वर्ष दोस्तों इनके होता है समय सीमा, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 65 वर्ष इनकी समय सीमा होती है।
सभी दोस्त ध्यान रखें, अगर योग्यता की बात की जाएगी तो दोस्तों इसमें आपका दोस्तों जो व्यक्ति दोस्तों उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो और राष्ट्रपति की दृष्टि से दोस्तों वह उस पद के लिए योग्य हो, तो उसे दोस्तों क्या बनाया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बना जा सकता है। अगला दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है रूस यूक्रेन युद्ध की घोषणा कब हुई। तो दोस्तों यूक्रेन और रूस युद्ध के इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर घोषणा कब हुई है एक बार कमेंट सेक्शन में सभी दोस्त ध्यान बता देंगे। यूक्रेन की अगर बात की जाएगी, यूक्रेन रूस के बीच में वार का मुख्य कारण क्या है तो सभी दोस्तों को पता है। यूक्रेन ने दोस्तों क्या कहा था, यूक्रेन ने कहा था दोस्तों हम किस में शामिल हो जाएंगे, नाटो में शामिल हो जाएंगे। रूस ने कहा बेटा तुम अगर नाटो में शामिल हो जाओगे तो हम तुमको उड़ा देंगे। बाद में दोस्तों रूस ने इस पर अटैक भी किया। ठीक है, नाटो दोस्तों क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रखेंगे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों, इससे पूछा जा सकता है प्रश्न है। उत्तरी अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों, उत्तरी अटलांटिक दोस्तों संधि संगठन दोस्तों, इसका नाम क्या होगा दोस्तों, इंग्लिश में याद था, हिंदी में दोस्तों उतरने लगा था, उत्तर से उतरने लगा था। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका संधि संगठन, ध्यान रखेंगे उत्तरी अमेरिका संधि संगठन दोस्तों, इसका फुल फॉर्म है उत्तर अमेरिका संधि संगठन। यहाँ पर उत्तरी अटलांटिक, ध्यान रखेंगे अमेरिका नहीं है, यहाँ पर क्या है उत्तरी अटलांटिक दोस्तों, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन दोस्तों। अगर बात की जाएगी इसका मुख्यालय कहाँ पर है तो बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसका मुख्यालय दोस्तों बेल्जियम ब्रुसेल्स में है। कहाँ पर है, बेल्जियम में है, बेल्जियम में है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों क्या है, डलहौजी ने सबसे पहले कौन सा राज्य हड़पा था, सभी दोस्त बताएंगे। तो डलहौजी दोस्तों इसने दोस्तों हड़प नीति को स्टार्ट किया था। तो हड़प नीति को लागू करने वाला दोस्तों कौन था दोस्तों, अंग्रेज, तो डलहौजी। इसने दोस्तों सबसे पहले सतारा पर अपनी निगाहें गड़ाई थी। ठीक है, सतारा को दोस्तों सबसे पहले इन्होंने हड़पा था। अगला दोस्तों प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे, HPCL कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। HPCL यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है, या दोस्तों महारत्न कंपनियों में से दोस्तों अगर बात की जाएगी, अगर आपसे पूछा जाता है, एक बार जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। भारत में दोस्तों अगर पूछा जाता है टोटल कितनी महारत्न कंपनियां हैं, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। भारत में कुल कितनी महारत्न कंपनियां, तो HPCL दोस्तों ये क्या है, महारत्न कंपनी है। क्या है, महारत्न कंपनी है दोस्तों HPCL। अगर बात की जाएगी भारत में टोटल कितनी है, 12 महारत्न कंपनियां हैं। HPCL के फुल फॉर्म की बात की जाएगी तो सभी दोस्त याद कर लेंगे, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्या है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना दोस्तों 1974 में हुई थी, मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। वर्तमान समय में अध्यक्ष अगर बात की जाएगी तो पुष्प कुमार जोशी दोस्तों इसके वर्तमान समय में क्या है, अध्यक्ष हैं, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न जिसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों, बताएंगे मणिपुर के दोस्तों उत्तर में कौन सा राज्य है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों। यहां पर अगर आपसे पूछा जाता है, एक बार जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार सभी दोस्त लाइक और शेयर साथ ही साथ में सब्सक्राइब जरूर करेंगे। फटाफट से बताएंगे मणिपुर के उत्तर में कौन सा राज्य है। तो दोस्तों मणिपुर के दोस्तों उत्तर में कौन सा राज्य है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे मणिपुर के उत्तर में अगर पूछा जाता है तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे नागालैंड दोस्तों। क्या है, नागालैंड दोस्तों मणिपुर के उत्तर में है। अगला यहाँ पर दोस्तों हिंदी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया, प्रतिस्पर्धा की वर्तनी दोस्तों। प्रतिस्पर्धा की वर्तनी दोस्तों जो इसकी शुद्ध वर्तनी है वो मैंने प्रतिस्पर्धा में ही लिख दी, यही दोस्तों इसकी शुद्ध वर्तनी है, सभी दोस्त यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों पूछा गया है कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। तो दोस्तों भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिसमें दोस्तों वह संज्ञा जिसमें दोस्तों भावनाओं का प्रकट होता है, जिससे दोस्तों किसी वस्तु या उसका आभास होता है, एहसास होता है। जैसे कि आपका भाववाचक जैसे क्या हो जाएगा, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जैसे कि आपका हो जाएगा बचपन। तो दोस्तों बचपन क्या है दोस्तों, एक भाववाचक संज्ञा है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। मिठास दोस्तों, मिठास क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है, यहाँ पर सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। ईमानदारी, ईमानदारी क्या है, तो ईमानदारी दोस्तों एक भाववाचक संज्ञा है, ईमानदारी। अमीरी दोस्तों, ये सब दोस्तों क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है।
बचपन, मिठास, ईमानदारी, अमीरी। और दोस्तों अगर बात की जाएगी तो आपका इसी तरीके के अन्य एग्जाम्पल आपके बनेंगे जिसमें दोस्तों क्या होता है, भावनाएं प्रकट होती हैं। जैसे कि आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका हो जाएगा कड़वाहट, ठीक है, गरम, ठीक है। तो ये सब दोस्तों भाववाचक संज्ञाएं। अगला दोस्तों प्रश्न क्या है, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, हिमालय का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो दोस्तों हिमालय के पर्यायवाची शब्द ध्यान रखेंगे, हिमगिरी, हिमाचल, गिरिराज, पर्वतराज, नगेश, हिमाद्री, नगपति और दोस्तों नगाधिराज। तो ये दोस्तों हिमालय के पर्यायवाची हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों इसी में से कोई ऑप्शन में आपके रहा होगा, क्योंकि दोस्तों ऑप्शन कंफर्म नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग इसे पूरा याद कर लेंगे। हिमालय के पर्यायवाची कौन कौन से, हिमगिरी, हिमाचल, गिरिराज, पर्वतराज, नगेश, हिमाद्री, नगपति, नगाधिराज। साथ ही साथ में दोस्तों गंगा का पर्यायवाची दोस्तों बार बार पूछा जा रहा है, इससे दोस्तों जरूर तैयार करेंगे। गंगा के सभी पर्यायवाची शब्द आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद करेंगे। साथ ही साथ में गंगा के साथ में अगर बात की जाएगी, इंद्र के पर्यायवाची दोस्तों और दोस्तों शंकर के पर्यायवाची। साथ ही साथ में पर्यायवाची शब्द से रिलेटेड दोस्तों एक पूरा सेशन हमने आपको प्रैक्टिस सेट में करवाया है, जिसमें दोस्तों हमने बताया था हिमालय के पर्यायवाची के बारे में, गंगा के पर्यायवाची के बारे में। साथ ही साथ में दोस्तों इसी सेशन में हमने आपको बताया था दोस्तों हनुमान के पर्यायवाची के विषय में। तो ये सभी जितने सारे इंपॉर्टेंट हैं, कहीं ना कहीं पिछले एसएससी जीडी एग्जाम से दोस्तों हिमालय पूछा गया था। साथ ही साथ में पिछले एसएससी जीडी एग्जाम में दोस्तों गंगा का भी पर्यायवाची पूछा गया था। तो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों प्रैक्टिस सेट करने का आपको दोस्तों लाभ बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो हमारे साथ में जुड़कर दोस्तों आप प्रीवियस सेट की प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं, क्योंकि हम दोस्तों हर एक सेट की विशेष एनालिसिस आपको करवाते हैं। अगला दोस्तों यहां पर देखेंगे फीफा वर्ल्ड कप। दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप से दोस्तों फिर प्रश्न पूछ लिया गया दोस्तों, अगले शिफ्ट में पहले पूछा गया, फिर दोस्तों आज ही देखेंगे फीफा वर्ल्ड कप का दोस्तों दूसरा प्रश्न पूछा गया। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2018 में हारने वाली टीम कौन सी थी। तो सभी दोस्त जान रखें कि हारने वाली टीम थी क्रोएशिया। अगर बात की जाएगी फीफा वर्ल्ड कप 2018 में विजेता टीम कौन सी है, तो फ्रांस दोस्तों विजेता टीम है। तो फ्रांस विजेता टीम है। 2018 का दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो फीफा वर्ल्ड कप दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से आप लोग तैयार करेंगे। साथ ही साथ में दोस्तों अन्य जो महत्वपूर्ण वर्ल्ड कप हुए हैं, एशिया कप को भी दोस्तों आप लोग साथ ही साथ में देखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है, भारत में ओलंपिक में पहला कांस्य पदक लाने वाली महिला कौन है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों भारत के ओलंपिक में पहला कांस्य पदक लाने वाली महिला कौन थी दोस्तों, तो इनका नाम दोस्तों है कर्णम मल्लेश्वरी। क्या नाम है, कर्णम मल्लेश्वरी। दोस्तों ये भारत के ओलंपिक में पहला पदक लाने वाली महिला है। कांस्य पदक दोस्तों इन्होंने लाया था, कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, या फिर भारत के ओलंपिक में पदक लाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, कर्णम मल्लेश्वरी। साथ ही साथ में दोस्तों इन्होंने सिडनी ओलंपिक में यह पदक जीता था। अगर बात की जाएगी कर्णम मल्लेश्वरी की, दोस्तों वर्तमान समय में अभी हाल ही में दोस्तों यह दिल्ली यूनिवर्सिटी की चांसलर बनी है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी की चांसलर कौन बनी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की चांसलर बनी है कर्णम मल्लेश्वरी। अगला दोस्तों क्या प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया, सभी दोस्त ध्यान से देखें। यहां पर दोस्तों मुहावरा एक पूछा गया, लंका में सब 52 गज के। तो 52 गज के यहां पर पूछा गया, लंका में सब 52 गज के। तो दोस्तों लंका में सब 52 गज के, इस मुहावरा का अर्थ होता है एक से बढ़कर एक होना। दोस्तों क्या होता है, एक से बढ़कर एक होना। लंका में भैया सब 52 गज के, एक से बढ़कर एक बड़े राक्षस थे। कहां पर, लंका में सब एक से बढ़कर एक थे। उसी तरीके से दोस्तों अगला प्रश्न क्या है पूछा गया है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। यह दोस्तों प्रश्न पूछा गया है, आभार मानने वाला। तो दोस्तों आभार मानने वाला दोस्तों उसे क्या कहते हैं, कृतज्ञ। दोस्तों कुछ ये दोस्तों पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी तरीके से दोस्तों कुछ अन्य हम आपको बता रहे हैं, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। किया गया उपकार ना मानने वाला दोस्तों क्या कहलाता है, किया गया उपकार ना मानने वाला, किया गया उपकार ना मानने वाला दोस्तों क्या कहलाएगा। साथ ही साथ में दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, जिसकी पत्नी मर गई हो दोस्तों, जिसकी पत्नी मर गई हो दोस्तों उसे क्या कहा जाएगा, जिसकी पत्नी मर गई हो। साथ ही साथ में दोस्तों आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, बड़ा भाई दोस्तों, बड़ा भाई, जो बड़ा भाई हो
ये आपका दोस्तों बहुत बार पूछा जा चुका है एसएससी के द्वारा, इसे भी देखेंगे, बताएंगे कमेंट सेक्शन में। जो बड़ा भाई हो दोस्तों उसे क्या कहा जाएगा? तो यहाँ पर सभी दोस्त ध्यान देंगे और इसके सही आंसर जो है हम आपको बता रहे हैं और इसे छाप देंगे दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों किया गया उपकार मानने वाला, आभार मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। किया गया उपकार ना मानने वाला जिसे कहते हैं कृतघ्न। क्या कहते हैं? कृतघ्न। जिसकी पत्नी मर गई हो दोस्तों उसे कहते हैं विधुर, और जिसकी पति मर गया हो उसे कहते हैं विधवा। दोस्तों जिसका पति जीवित हो उसे दोस्तों कहते हैं सधवा। और दोस्तों जो स्त्री दोस्तों साधना करती है उसे क्या कहते हैं? साध्वी। जो दोस्तों स्त्री जिसका चरित्र जो है गंदा होता है उसे दोस्तों क्या कहते हैं? कुल्टा। क्या कहते हैं? कुल्टा कहते हैं। जो दोस्तों दूसरे पुरुष के साथ में संबंध रखती है उसे क्या कहते हैं? कुल्टा कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है जो बड़ा भाई हो, जो बड़ा भाई हो उसे दोस्तों क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों अग्रज। जो छोटा भाई हो उसे क्या कहते हैं? अनुज। तो आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगला दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है मुहावरा, हाथ कंगन को आरसी क्या? तो बहुत ही बढ़िया मुहावरा है ये पूछा गया। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? आपने बिल्कुल ही सुना होगा। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? ये मुहावरा दोस्तों हम आप पर लगने वाला बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह मुहावरा उन पर लगेगा जो कि बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं होगा। तो इसे ध्यान रखेंगे। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? तो बिल्कुल पढ़ा लिखा ना होना दोस्तों, बिल्कुल पढ़ा लिखा ना होना, काला अक्षर भैंस बराबर। इसके लिए दोस्तों आपका एक और मुहावरा बन जाता है, काला अक्षर भैंस बराबर। तो काला अक्षर भैंस बराबर दोस्तों इसका एक और मुहावरा बन जाता है, तो इसे भी ध्यान रखें। काला अक्षर भैंस बराबर मतलब बिल्कुल ही निरक्षर होना दोस्तों, काला अक्षर भैंस बराबर। अगला दोस्तों क्या है देखेंगे, अगला प्रश्न क्या पूछा गया। यहाँ पर दोस्तों पूछा गया, यहाँ पर ये भी आपका दोस्तों वाक्यांशों के लिए एक शब्द से प्रश्न है। मन में उत्पन्न होने वाला स्वाभाविक ज्ञान क्या कहलाता है दोस्तों? आत्मज्ञान। क्या कहलाता है? आत्मज्ञान कहलाता है। आत्मज्ञान दोस्तों हर इंसान के अंदर होता है, जो आपको दोस्तों आज इस सेशन को देखने के लिए मजबूर कर रहा है, आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है, तो दोस्तों वो आत्मज्ञान ही होता है। अगला दोस्तों जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों। जो सब कुछ जानता हो, तो जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? जो सब कुछ जानता हो उसे कहते हैं सर्वज्ञ। क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और जो दोस्तों सभी जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या, ध्यान से देखेंगे। मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता है? तो मिस अर्थ इंडिया 2021 का पुरस्कार दोस्तों किसने जीता है? रश्मि माधुरी ने जीता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ब्यूटी फिगेंट से रिलेटेड दोस्तों ये पहला प्रश्न जो कि एसएससी जीडी के द्वारा पूछा गया है। तो ब्यूटी फिगेंट से रिलेटेड दोस्तों जो सौंदर्य प्रतियोगिता होती है, जैसे कि मिस वर्ल्ड, मिस अर्थ, मिस यूनिवर्स और मिस आपका मिस अर्थ दोस्तों, इन सभी से रिलेटेड जो ब्यूटी फिगेंट्स होती है, सौंदर्य प्रतियोगिताएं, तो इनसे रिलेटेड आप लोग थोड़ा बहुत जरूर तैयार करके एग्जाम में पहुंचेंगे। अगर दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है तो हम इसके क्लास आपको उसी में आपका एनालिसिस में सारा सब कुछ बता देंगे। तो आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को आज का ये सेशन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप सभी दोस्त लास्ट तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। लास्ट में वही कहना चाहते हैं कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने आगे बढ़ने के लिए ठान लिया है तो आपको दोस्तों कोई भी हरा नहीं सकता है, क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों ये प्रश्न आपका इस पर कहीं ना कहीं संशय रहता है कि बिना मेहनत के भी दोस्तों चीज़ें मिलती हैं। अगर आप दोस्तों अपना जो है एक अच्छा शेड्यूल, एक अच्छा मैनेजमेंट रखते हैं तो आप कम मेहनत करके भी सफल हो सकते हैं। हम देखते हैं दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स होती, कहते हैं हम बहुत सारा मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपकी जो मेहनत तो आप कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, मेहनत में आपकी कोई कमी नहीं हो रही, कहीं ना कहीं दोस्तों आपकी प्रक्रिया जो है, आपकी प्रोसेस जो है, आपका मैनेजमेंट जो है वो सही नहीं है। उस पर थोड़ा आप वर्क करें, अपना
अपना दोस्तों एनालिसिस करें, खुद का खुद से परीक्षण करें और फिर दोस्तों आगे बढ़ें। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, खुद का एनालिसिस दोस्तों दूसरे पर डिपेंड ना करें, अपना दोस्तों परीक्षण स्वयं करें। क्योंकि दोस्तों आपको सफल होना है तो जब तक आप खुद के लिए सख्त नहीं बन पाएंगे तब तक आप सफल नहीं हो सकते। और वीके एडीओ दोस्तों आपके सपनों को हमेशा सपोर्ट करता है और करता रहेगा। तो अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो टेलीग्राम चैनल पर हमें दोस्तों आप ओपनली शेयर कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसका नोट्स भी दोस्तों आपका कुछ ही देरी के बाद आपको कहां पर मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों को। राधे राधे, सत श्री अकाल और शुभ रात्रि।